हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नई वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आपके फ्रंट पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से इंस्ट्रक्शंस का पेज ओपन है। इसे आप पॉज कर लीजिएगा एंड ज़रूर रीड कर लीजिएगा। इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो यहाँ पे ही सिर्फ मेरे कंटेंट अवेलेबल है। कोई भी और वीडियो चैनल पे अगर मेरा कंटेंट आपको मिलता है तो वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। सेकेंडली, मैं कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होता है वो आप इधर आप खुद बनाओ या फिर आप वीडियो लेक्चर्स मल्टीपल देखो, क्योंकि मैं कोई रिटन स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे भी अवेलेबल नहीं करवाता हूँ। मुझे कई सारे बच्चों ने कहा कि मैसेजेस भी आ रखे हैं कि सर मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। मैं वो नहीं कर सकता बिकॉज मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है कंसिडरिंग, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लिमिटेशंस को भी प्रोवाइड हमारे साथ साथ ही साथ पैरेलली चलते रहते हैं। सो आई कांट जस्ट सिंपली प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल, राइट। सो बट मैं आपको बिल्कुल कोशिश करता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स है। इसके बाद आप कोई भी स्टडी मटेरियल मार्केट पे देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट नॉलेज है, बिकॉज कोई भी कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं होता, बट इतना सफिशिएंट है कि आपको चीज़ों को बेटर में समझना एंड उसे प्रेजेंट करने में आपको डेफिनेटली एक ईज़ मिलेगा, दैट आई इंश्योर यू। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, राइट। सो कल हमने लास्ट लेक्चर में आई वुड से हमने हिस्टोग्राफी को शुरू करा था एंड हमने जनरलाइजेशन की बात करी थी। ये किस तरीके से जनरलाइजेशन पे हम बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उससे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में आपको आई बटन ऊपर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको डेफिनेटली वो वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा एंड बहुत सारे डिफरेंट प्लेलिस्ट है वो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिलते चले जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर वन लास्ट थिंग, प्लीज़ लाइक करा करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि अगर आप जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, अपनी चीज़ों को शेयर करोगे, फीडबैक को शेयर करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड शेयर ज़रूर करिए सो कि बाकी बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। डेफिनेटली जो एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे पैसे नहीं दे सकते। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज का टॉपिक हमारा है वो है कॉजेशन। अब कॉजेशन क्या होता है? कॉजेशन में आपको एक बहुत ही नोन वर्ड जो दिख रहा होगा वो होता है कॉज। कोई चीज़, किसी चीज़ की होने के पीछे कोई कारण। यहाँ तक तो बहुत ईजी है समझना, बट मैं आपको इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आपका कोई फ्रेंड है। आप और उसके आप अपने फ्रेंड ने किसी तरह का एक प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करी एंड उसके बाद क्या होता है, आपने उससे हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन करना शुरू किया, क्या वो सही चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपका फ्रेंड में भी ये बोल दे कि शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, शायद इसी वजह से तुम बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हो, राइट। एंड शायद इस चीज़ से काम नहीं चल पाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि हम एक कॉज को देख रहे हैं। लाइक कॉज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ हो गया क्योंकि आप मल्टीपल टाइम उससे ये पूछो क्या ये काम हो पाएगा, क्या ये प्रोजेक्ट हो पाएगा, क्या तुमने सही काम करा कि नहीं करा, क्या ये काम पे ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। नाउ जब आप इसे पर्सनल लाइफ पे देखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है कि आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका जो कॉलीग है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, कॉजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी एक इवेंट को, अब इस चीज़ को समझिए, किसी भी एक इवेंट के पीछे जब आप उसके ट्रुथ को, उसके रियलिटी को समझने की कोशिश करते हो, वहाँ पे क्वेश्चन करते हो, आप वहाँ पे भी कोशिश करते हो किस तरीके उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जा सके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी रियलिटी को, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। जब आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, जब उसके आप ट्रुथ को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से ऐसा हो सकता है कि इंसान को बोलोगे, बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से किसी इवेंट को क्वेश्चन करना इज़ नॉट, डजेंट मीन कि आप उसकी इफेक्टिवनेस को या उसकी एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन कर रहे हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बेटर हिस्ट्री, एक बेटर इवेंट को चैनलाइज करके उसकी यूटिलिटी सर्व करने की कोशिश करो ना। यूटिलिटी क्या होता है, कल ही मैंने ये वर्ड बताया था,
यूटिलिटी का एक सिंपल समझ होता है वांट, लाइक आपकी एक नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी किसी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट या किसी सिचुएशन की जब हम बोलते हैं तो उससे हम यूटिलिटी कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पैकेट चिप्स खाया तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगा, फिर सेकंड पैकेट जब आप खाओगे तो आपकी जो भूख कम हो जाएगी तो उससे कम यूटिलिटी मिलेगा, एंड सेम गोस फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पैकेट। जब फिफ्थ सिक्स पैकेट पे आप खा रहे होगे तो शायद आपकी यूटिलिटी वो सर्व नहीं कर पा रहा होगा, रादर वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है नेगेटिव इमोशंस डिराइव कर रहा होगा, तो वो यूटिलिटी सर्व नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ है ईजी लैंग्वेज में ना। 18th सेंचुरी तक के पीरियड की बात करें तब तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझने वाली कि कॉज किसी चीज़ के पीछे होने का एक कारण माना जाता था। मतलब अगर बी हुआ है, लाइक ABCD में बी हुआ है तो इसका मतलब ये जरूर है कि उससे पहले ए आया होगा, राइट। तो ये कॉज है। तो मतलब एक कह सकते हो कि कॉज को माना था कि ए आया था इसलिए बी आया, ठीक है। तो ये 18th सेंचुरी तो माना था कि किसी भी इवेंट के होने से पहले एक कॉज का होना होता ही है, मतलब वो एंटीसीडेंट है, वो होगा ही होगा। बट जब चीज़ों को देखा गया और उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा गया तब ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है, राइट। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर जिनका नाम आपने सुना होगा, जॉन एस मिल और J.S. मिल जिनको भी हम कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने एक वर्क में ये कहा था कि जो कॉज होता है ना, वो आपका इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका एक प्रेजेंस होगा ही होगा, ठीक है। अब जो सेट ऑफ कंडीशंस है उसमें हो सकता है वो प्रेजेंट हो भी या नहीं भी हो। मतलब एक किसी इवेंट के होने के पीछे हो भी सकता है कि एक कॉज हो, या हो सकता है कॉज ना भी हो। तो ये जॉन एस मिल ने कोशिश करी थी कहने की। तो कॉज क्या होता है? एक कॉज हमेशा एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट कंडीशन होता है किसी भी एक इफेक्ट के होने के पीछे। मतलब अगर वो होगा तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। बट जब हम देखते हैं, पहले इसे समझने कि नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ। नेसेसरी का मतलब है कि अगर वो सिचुएशन एब्सेंट है, राइट, तो उस केस में आपका इफेक्ट भी एब्सेंट रहेगा। मतलब अगर कॉज एब्सेंट है तो इफेक्ट भी एब्सेंट रहेगा, तो वो नेसेसरी होता है। सफिशिएंट का मतलब है कि अगर वो कॉज है तो इस जो इवेंट हुआ है उसके उसको ईल्ड करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाता है, राइट। तो एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर कॉज नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा, और एक जगह जहाँ पे कॉज होगा तो इफेक्ट की यूटिलिटी बढ़ जाएगी और ईल्ड बढ़ जाएगी, और अगर नहीं होगा तो भी इफेक्ट एज इट इज़ अवेलेबल रहेगा, राइट। तो ये चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पॉल्यूशन जो है, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। पॉल्यूशन की हुआ डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पर क्या सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉल्यूशन हुआ है? आंसर इज डेफिनेटली नो। सॉरी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या सिर्फ पॉल्यूशन हुआ है? डेफिनेटली आंसर इज नो। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन के एक एलिमेंट को लेते हैं तो वो जो पॉल्यूशन का एक एनालिसिस है उसको इल्ड बेटर करता है कि हाँ ये एक बेटर कॉज है। अगर हम उसको छोड़ भी देते हैं डिफॉरेस्टेशन के इस फैक्टर को, तो इससे वही फैक्टर तो नहीं, पॉल्यूशन तो तब भी हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कह सकते हो, या फिर सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन तो एग्जिस्टेंस अवेलेबल है, इफेक्ट तो है ही। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो कांस्टेंट कंजंक्शन की बात करें वो एडिक्वेट नहीं होता है इंडिकेट करने के लिए किसी कॉजल रिलेशनशिप को, राइट। किसी भी कॉज जब किसी इवेंट का देखते हैं तो क्या है, जब आपका ई अवेलेबल होगा, ठीक है, जब ई होगा तब आपका जो इफेक्ट है वो एब्सेंट होगा। ये इक्वेशन है। जब आपका ई अकर करेगा तो आपका इफेक्ट एब्सेंट होगा, राइट। लिस्टिंग जब हम इवेंट की बात करते हैं डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसी इवेंट का। मतलब क्या है, जब हम किसी इवेंट को देखते हैं ना तो हमें वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन शायद ना दे, राइट, कि वो ई कैसे हुआ। अगर कोई इवेंट हुआ है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, बट उस इवेंट को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इवेंट क्यों हुआ, राइट। कंडीशंस वाइज लेट मी गिव एग्जांपल। हमने बोला कि पॉल्यूशन हुआ है, किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो क्या आप कह सकते हो किसी वही पर्टिकुलर फैक्टर था? नहीं, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। चलो, कंडीशंस के बिना इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था। नाउ सेकंड टॉपिक जो इसमें पढ़ना है,
सोशल साइंस एंड कॉजेशन। मैं इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा छोटा रखूंगा, इन केस अगर हमारा हिस्टोरियंस एंड कॉजेशन आज नहीं होता है तो उससे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सोशल साइंस एंड कॉजेशन, राइट। यहाँ पे शुरुआत हम इसे करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल क्या होता है, जब हम बेसिकली उसको अपने अकॉर्डिंगली जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब ये कि हम उसको अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करें, राइट, इजी लैंग्वेज में। जब भी हम किसी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस थे, क्या क्या नेसेसरी पीछे कॉजेस थे, कंडीशंस थे। अगर हम बाकी कंडीशंस को जो उसमें इन्वॉल्व है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, चेंज ना करें, और कॉज जो है उसके पीछे या तो वो प्रेजेंट हो या तो वो एब्सेंट हो, वो तब डिटरमाइन करेगा कि जो ई है वो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। वो इवेंचुअली डिटरमाइन करता है कि कॉजेशन क्या होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया रिपीट करना, पीछे बैक जाना एंड वापस सुनना, समझ में आ जाएगा। सोशल साइंस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है कि जब हम सोशल साइंस के लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस सिचुएशन में कंट्रोल कंडीशन नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है। हाउएवर जब हम बेसिकली देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल कंडीशन बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मतलब क्या है, हम खुद उस कंडीशन को बना रहे हैं, वो नेचुरली अवेलेबल नहीं। उस केस में एज इट इज़ जो आपका सैंपल ग्रुप था उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न को सेम एज इट इज़ लाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड एज अ रिजल्ट जनरली रिसर्चर इसको अवॉइड करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब कभी आपने मान लीजिए रास्ते पे देखा कि किसी दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, एंड किसी बंदे की हिट करने वजह से किसी को चोट लग गई एंड बिकॉज ऑफ दैट ही और शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। नाउ आपको सिचुएशन को एनालाइज करना एज अ रिसर्चर, लेट्स सपोज, तो आप क्या करिएगा, आप वापस उस सिचुएशन में जाके दोनों बंदों को तो आप नहीं देख सकते कि कैसे उन्होंने लड़ाई करी, क्या क्या कारण था, बिकॉज उस टाइम पे आपको सिचुएशन ऑलरेडी हो रहा था, एंड दैट्स ट्रू, राइट, वो ऑलरेडी हो चुका था या हो रहा था, तो अब उसको वापस तो आप देख नहीं सकते ना एग्जैक्टली स्टार्टिंग से एंड तक, एंड जो एनालाइज नहीं कर सकते। तो अब क्या कोशिश करिएगा, अगर पॉसिबल हो तो क्या कोशिश करिएगा कि मैं वापस ऐसा इन्वायरमेंट बना दूँ जहाँ पे वैसी कार्स पास हो रही हो या वैसी आपका हिट कर रहा हो, बट क्या एज इट इज़ आप उस चीज़ को रिप्लिकेट कर सकते हो? द आंसर इज़ नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड दैट एज अ रिजल्ट रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं वो इन चीज़ों को, इन फैलिसिस को कोशिश करते हैं कि अपने रिसर्च में इंट्रोड्यूस ना करें। तो ये चीज़ है। हम साइंटिस्ट की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने दो चीज़ों को लिया था, दो मेथड्स को लिया था, एक मेथड ऑफ एग्रीमेंट और एक मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट, राइट। अब मेथड ऑफ एग्रीमेंट में क्या है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट में बेसिकली है कि सिमिलर कंडीशन आप बनाते हो जब इवेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ, अब वो सिमिलर सिचुएशन को बना रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि किसी केमिकल के डलने की वजह से आपका एक पानी पॉल्यूट हुआ, या कि आपने बहुत लंबे समय से देखा बिकॉज पानी में केमिकल जा रहा है, एक पर्टिकुलर केमिकल एक्स, जिसकी वजह से वो पानी ख़राब हो रहा है। तो आपने क्या किया, आप वहाँ पे जाके नदी में नहीं बैठ सकते दिन भर, आपने क्या किया, उसी केमिकल को लिया, वैसे केमिकल को लिया, वैसे पानी को लिया एंड उसको बैलेंस आउट करके कोशिश किया कि ऐसा रेप्लिकेट कर सके कि हाँ उसका ये इफेक्ट हो रहा हो। डेफिनेटली आप पूरी तरह से शायद उस चीज़ को ना कर पाए, पॉसिबली, बट टू अ लार्जर एक्सटेंट आप उस चीज़ को कॉपी कर लोगे। तो जब वो चीज़ें आप कर सकते हो ना, तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट में आता है। और मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट में क्या है कि आपका पहले का कॉज जो एंटीसीडेंट कंडीशन है वो जब एब्सेंट है तो उससे जो आपका इवेंट होगा वो भी एब्सेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपका एंटीसीडेंट जो कॉज है अगर वो ही नहीं होगा तो उससे आपका जो आउटकम और इवेंट होने वाला है वो भी नहीं होगा। ये मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट में जीएस मिल ने बताने की कोशिश करी है। अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये जो दो ऊपर एग्रीमेंट, या कह सकते हैं ये जो दो ऊपर एग्रीमेंट हमने बता रखी है यहाँ पे, इनका इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि
एक इवेंट के होने के पीछे, ठीक है, एक इवेंट के होने के पीछे जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वो फैक्टर जो डिटरमाइन करता है, या वो फैक्टर जो एक वैल्यूएबल वेरिएबल की तरह काम करता है, वो होता है उसका कॉज। ठीक है, कई सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक ही तरह का कॉज हो सकता है, बट कॉज एक तरह का हो सकता है, बट उसके इवेंट या उसके इफेक्ट जो है, ठीक है, वो मल्टीपल हो सकते हैं। एक कॉज मल्टीपल इफेक्ट। कोई एक सेटिस्फैक्ट्री तरीका है ही नहीं आइडेंटिफाई करने का कि किसी चीज़ के पीछे क्या एक कॉजल कंडीशन था। एक कॉजल कंडीशन, कोई सेटिस्फैक्ट्री तरीका नहीं। अब मल्टीपल वेज बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि दो लोग लड़ाई हुई, तो आप ये कह सकते हो कि दो बीच लड़ाई इसलिए हुई कि मे बी किसी एक बंदे ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे दूसरा बंदा हर्ट हो गया ना, उसने फिर लड़ाई शुरू कर दी। राइट, ऐसा हो सकता है। बट ये भी तो पॉसिबल है कि जिस बंदे ने हिट किया दूसरे बंदे को, उस पहले बंदे के या उस दूसरे बंदे के साइकोलॉजिकल फैक्टर का भी तो एक इम्पैक्ट हो सकता है। मेंटल डिस्ट्रेस भी, तो एग्जाम्पल की तुम बताने की कोशिश करो, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। राइट, तो ये चीज़ें, तो एक कॉज बताना इज़ नॉट पॉसिबल। कई सारे स्कॉलर्स, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, वो होता क्या है, क्योंकि देखो अभी क्योंकि आप कॉज को एग्जैक्टली ढूंढ नहीं सकते। राइट, पहले ये समझो, एक पर्टिकुलर कॉज को डिफेंड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, एट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो कॉज को आइडेंटिफाई करना ही छोड़ देते हैं। एम मेन क्या होता है यहाँ पे स्कॉलर्स का, कि डिस्कवर कर सके एक लॉ लाइक जनरलाइजेशन। ठीक है, ये मेन एक एम होता है, ये याद रखना। नेचुरल साइंसेस क्या होता है? नेचुरल साइंस की जब हम बात करते हैं, नेचुरल साइंस, राइट, तो नेचुरल साइंस होता है जहाँ पे आप नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हो। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। याद रखना। अब ये क्या क्यों होता है? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सिचुएशंस जहाँ पे सिमिलर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड अगर वो ऑल्टर हो गए तो उससे इवेंट नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, ये हमें वो हेल्प करता है समझने के लिए कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस अगर फ्यूचर में, मतलब सिमिलर सर्कमस्टांसेस हो सकते फ्यूचर में हो, बट अगर सिचुएशंस ऑल्टर हो गए तो उस केस में जो इवेंट हमने एक्सपेक्ट करा था वो नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए नेचुरल साइंस हेल्पफुल होता है। राइट, हिस्ट्री हेल्प करता है हमें समझने में कि इवेंट क्यों हुआ, और ये इसी वजह से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। ये हमने सुना है, बट आई एम गिविंग अनदर पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करता, एक्चुअली लोग हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। हिस्ट्री जो बीत गया वो बीत गया, लोग हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। एंड इस जब हिस्ट्री को आप पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि कोई इवेंट हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे, एंड शायद अगर वो कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में, तो फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर अगर आपने फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा, ये फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा भी आप जानते हो, तो आपने देखा कि सामंतवाद में जब सामंती लोग जो होते थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करा, उन्होंने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा, आई वुड से, इन क्लोज इकोनॉमी बना के रखा था, एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सब फ्यूडलाइजेशन होते जा रहा था, इन्फ्यूडेशन होते जा रहा था, एंड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्री का, जिससे क्या हो रहा था, पीजेंट्स माइग्रेट कर रहे थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, अर्बन इकोनॉमी स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। एज रिजल्ट क्या हुआ, फ्यूडलिज्म जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय क्या हुआ, ख़त्म हो गया। मेरा यहाँ पे मैंने आपको फ्यूडलिज्म बेसिक समझाया। अब मेरा यहाँ पे कहने मतलब क्या था, आइसोलेटेड इकोनॉमी, जो हमने राजपूत के साथ कई बार डिबेट में समझा भी है, और यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया तो कहीं और बताया होगा, सॉरी। तो ये हमने, जब मैं आपको राजपूत बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो राजपूत की बात करते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो द फ्यूडल लॉर्ड्स, तो होता क्या था, उनकी इकोनॉमी क्लोज होती थी, एंड एज ए रिजल्ट क्या होता था, उनके इसमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। एंड जब उनके इसमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता था तो वो एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि उनके इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद ऑफ गौरी को फ़ायदा हुआ, एंड दे सिंपली एंटर्ड इनटू इंडिया। राइट, they entered into India, they devastated many parts of the country, they stole, they looted,
तो एंड नन ऑफ द अदर राजपूत रूलर्स सपोर्टेड देम, राइट, बिकॉज उनको बीच में इनसिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती थी, सो दे नेवर सपोर्टेड देम। नाउ उसका आज करंट सिनेरियो में सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम बोले जब ब्रिटिशर्स आए, राइट, पहले ब्रिटिशर्स की बात करते, ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी देखा बिकॉज यहाँ पे एक दूसरे से सब कोई मिलजुल के तो रहते नहीं है, एंड लोग बीच में लड़ाई है, इनसिक्योरिटी है, उसका फ़ायदा उठाओ एंड थोड़ी और डिवाइड एंड रूल करो और एज रिजल्ट लूट लो, वो करा। करंट पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, शायद आपको थोड़ा सा वो सोशलिस्टिक नोशन पे लगी है, बट आई एम नॉट इन सपोर्ट और इन अगेंस्ट ऑफ इट, बट काइंड ऑफ आपको देखने मिलेगा व्यू पॉइंट। जब आप देखते हो कि अब डोमेस्टिक इकोनॉमी की हम सपोर्ट करने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की, खादी इंडिया की बात करते हैं, आप फॉरेन कंपनी के ब्रांड पहनने की कोशिश करते हो, ठीक है, फॉरेन जो मेड कंपनीज होती है डेफिनेटली उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, अनडाउटेडली क्वालिटी अच्छी होती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी फाइंड कि उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि आप जो शायद डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करने की जगह आप जब फॉरेन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपका जो एक कंट्री का डेवलपमेंट होता, लाइक बेसिक लोकल इंडस्ट्रीज़ का, वो कहीं ना कहीं बैक ट्रैक में चल जाता है, बैक सीट में चल जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आज के दिन फ्रेंचाइजीज जब हम बात करते हैं तो फ्रेंचाइज का सीन क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैवी पे करती है एंड फ्रेंचाइज ले लेती, फ्रेंचाइजीज पे कर देती है, उससे क्या रहा उनका मार्केटिंग होता है। दैट इज़ ट्रू कि आपको एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिलता है चीज़ों को कंज्यूम करने का, when you're consumer you're paying, you want good quality product, I'm not denying that part, but what about the local commodities, what about the domestic industries, उनका कोई स्पेस नहीं होता है उस हैवी मार्केट में, एंड दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हो, दे आर फेसिंग ह्यूज एंड ह्यूज लॉसेस टुडे। मैं एक बहुत बेसिक लेवल पे बताने की कोशिश करूँ, ऑल्दो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट जिसमें मैं आपको 2 से 3 घंटे तो आराम से डिबेट कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। सो इस चीज़ को एक समझाने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, जब हम बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं लिंक लाइफ एक्सप्रेशन हिस्टोरिकल इवेंट्स के बीच में, एंड देन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बेसिक चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं, तब इवेंचुअली हम एनालाइज करते हैं किसी इवेंट के होने पीछे क्या कारण था, नहीं कारण था। किसी कॉज का किसी भी इवेंट का एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता है, हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का कि क्या कॉज रहा था या फिर क्या कंडीशन रहा था जो भी नेसेसरी हो किसी सिचुएशन की या किसी इवेंट के होने के पीछे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल साइंस एंड द कॉजेशन पार्ट। नाउ हिस्टोरियंस एंड कॉजेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट टुडे, बट यही चीज़ है। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया था, प्लीज़ लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, शेयर करा करिए एंड सब्सक्राइब करा करिए। सब्सक्राइब करने से जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसका आपको बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। शेयर करिए, दूसरों को भी मदद होगी। कमेंट करिए, अपने फीडबैक दीजिए, जो भी कंसर्न्स हो वो मुझे शेयर करिए, एंड लाइक करिए सो दैट कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट कि मैं और वीडियो लेक्चर्स जल्दी जल्दी बना सकूँ, राइट। सो बाकी पढ़ते रहिए एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा। रेस्ट, दैट्स इट, ओके। पढ़ते रहिए। जय हिंद।